हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं IPC इंडियन पिनल कोड 1816 भारतीय दंड संहिता 1860। अभी तक हमने 9 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय दंड संहिता 1860 के प्लेलिस्ट में जाकर आप 9 लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम करेंगे 10वां लेक्चर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आप समझेंगे कि IPC है क्या, IPC किसे कहते हैं, IPC क्या है। ठीक है, आपको सब चीज़ यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये 10वां लेक्चर है। आज हम करने वाले हैं आपराधिक विधि। दोस्तों, क्या करेंगे? आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ। क्या करेंगे? क्रिमिनल लॉ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो IPC है वो क्या है? क्रिमिनल लॉ है। क्या है दोस्तों? क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि है IPC जो हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपराधिक विधि में 3 प्रकार के लॉ हैं। कितने प्रकार के लॉ हैं दोस्तों? 3 प्रकार। आपराधिक जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ कितने हैं? 3 है। आपराधिक विधि कितने हैं? 3 है। पहला है मूल विधि, जिसे कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्सटेंटिव लॉ, मूल्य विधि। मूल्य विधि कौन सा है? IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यही है सब्सटेंटिव लॉ, मूल्य विधि जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। IPC ये क्या है? आपराधिक लॉ है, आपराधिक विधि है। ठीक है, पहला आपने देख लिया। मैंने जैसा आपको बताया कि आपराधिक विधि 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला मैंने बताया। पहला कौन है? IPC, जिसे हम कहते हैं मूल्य विधि। दूसरा है दोस्तों प्रक्रिया विधि, जिसे हम कहते हैं CRPC। क्या कहते हैं दोस्तों? CRPC। CRPC 1973, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और तीसरा है आपराधिक लॉ में, क्रिमिनल लॉ में जो है वो तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 कानून मैंने बताया इसे कहते हैं आपराधिक लॉ। हमारे भारत में 3 प्रकार का आपराधिक लॉ है। पहला IPC जो मूल विधि है, दूसरा प्रक्रिया विधि है जिसे CRPC कहते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन है दोस्तों? तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमारे जो देश में आपराधिक विधि कितने हैं? 3 है। उन 3 में से आज हम करेंगे पहला आपराधिक विधि, जिसका नाम है क्या? सब्सटेंटिव लॉ, IPC। तो आज हम IPC को 0 से समझेंगे और आज से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। धारा 1 से लेकर और 511 तक हम करेंगे कंटिन्यू। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा और साधारण भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं पहले IPC को। देखिए दोस्तों, IPC जो है ये क्या है? दंड, ये दंड की कानून है। कौन सा कानून है? दंड का कानून है। अपराध की परिस्थिति को बताता है। ठीक है, ये अपराध की परिस्थिति किन परिस्थिति में होनी चाहिए, अपराध की परिभाषा कैसे करेंगे, अगर कोई अपराध किया है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये IPC पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये IPC क्या बताता है? दंड के बारे में, अपराध की परिस्थिति के बारे में, अपराध की परिभाषा बताता है। कौन? IPC जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था CRPC। CRPC क्या है? तो CRPC अपराधियों को, पहले अपराधी अपराध किया, उसको IPC की धारा लगा दी गई। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ लग दी गई। दूसरा आता है CRPC, ये कहाँ है? अपराधियों को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये कौन बताता है? CRPC। अपराध की सुनवाई कौन से कोर्ट में होगी, किस व्यक्ति के मतलब निश्चय में सुनवाई होगी, कौन सा व्यक्ति सुनेगा। ठीक है, किन मामलों में गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए, किन मामलों में वारंट नहीं चाहिए। ठीक है, कितने दिन तक व्यक्ति को पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है, कितने दिन तक रिमांड पुलिस मांग सकती है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा, कोर्ट में किस प्रकार से केस जाता है ना। इन सब चीज के बारे में दूसरा जो क्रिमिनल लॉ है CRPC ये बताता है। क्लियर दोस्तों? तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है? ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये है किन किन चीज़ों को कोर्ट के समक्ष साक्ष्य मानकर पेश किया जा सकता है
है ना, इसके बारे में ये बताता है। तो इन जो तीन से मिलकर भारत का आपराधिक कानून बनता है। ये जो तीन मैंने बताया आपको, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीन से मिलकर हमारे भारत का आपराधिक लॉ बनता है, कानून बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि आपराधिक कानून हमारे यहाँ कितने, 3 प्रकार के, सब्सटेंटिव लॉ, प्रक्रिया विधि और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर? चलिए, तो हम तीनों को समझ लिए। इन आपराधिक लॉ, क्रिमिनल लॉ में से आज पहला लॉ करने वाले हम आईपीसी। देखिए दोस्तों, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 को मंजूरी मिली। ये जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 में मंजूरी मिली, मगर 1862 में लागू हुआ। ये जो आप पढ़ते हो 1860 भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी 1860, ठीक है, बना 1860 में, ठीक है, मंजूरी मिली कब? 1860 में, मगर ये लागू कब हुआ दोस्तों? 1862 में लागू हुआ। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में जो कुल अध्याय हैं, कुल इसमें लेशन है वो 23 है। कुल अध्याय 23 अध्याय हैं। तो हम एक एक करके अध्याय को पढ़ेंगे। 23 अध्याय हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें धारा कितने हैं, सेक्शन कितने हैं? तो दोस्तों इसमें जो सेक्शन है वो 511 है। कितने सेक्शन है दोस्तों? 511 है। 2013-2018 में कुछ संशोधन हुआ, जिसमें कुछ धारा में सजा बढ़ा दी गई और कुछ धारा को खत्म ही कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों कॉपी पेन ले लें, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन ले लें, जिससे कि आपको समझते चलें और नोट बनाते चलें, जिससे कि नोट्स बनाने से आप कभी भी एग्जाम के टाइम डिवीजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, आईपीसी जो है दोस्तों भारतीय आपराधिक विधि, ठीक है, ये अंग्रेजी विधि पर आधारित है। ये जो आईपीसी है आज जो हम पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता, ये किस विधि पर आधारित है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे? ये अंग्रेजी विधि पर आधारित है। किस विधि पे दोस्तों? अंग्रेजी विधि पे। नेपोलियन ने संहिता बनाई। किसने संहिता बनाई? नेपोलियन ने एक संहिता बनाई। फिर लुइसियाना संहिता से प्रेरित होकर अंग्रेजी विधि बना। देखिए पहले क्या हुआ था, ये आईपीसी से पहले, ये आईपीसी तो ठीक है, आईपीसी से पहले क्या हुआ, एक नेपोलियन ने एक संहिता बनाई थी, ठीक है, अपने यहाँ के लिए दंड संहिता, नेपोलियन। अब नेपोलियन ने जब बनाया तो लुइसियाना संहिता से प्रेरित होकर उसने नेपोलियन ने कौन सा संहिता बनाया था दोस्तों? लुइसियाना संहिता। ठीक है, तो इस संहिता से प्रेरित होकर अंग्रेजी विधि बनाई गई। ठीक है, और उसी अंग्रेजी विधि से हमारा आईपीसी बना। देखिए दोस्तों फिर से समझिए, आपसे पूछेगा ये आईपीसी किस विधि पर आधारित है? तो अंग्रेजी विधि पे। अगर आपसे पूछेगा ये आईपीसी बनी कैसे? तो आप कहोगे नेपोलियन ने एक संहिता बनाई थी, उस संहिता का नाम था लुइसियाना संहिता। ठीक है, लुइसियाना संहिता से अंग्रेज प्रेरित हुए, ठीक है, और अंग्रेजी विधि बना लिए उसको देख के। ठीक है, चलिए आईपीसी का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका इतिहास, हिस्ट्री जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 में आया। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम 1833 में आया। 33 में बंगाल के गवर्नर के नाम बदलकर 1833 में जो चार्टर आया उसमें क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और बंबई, मद्रास आदि से कानून बनाने की शक्ति छीन ली। ठीक है, छीनकर और भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और साथ साथ पूरे भारत के लिए एक जैसा बजट बनने लगी। क्या हुआ दोस्तों? पहले क्या था कि मुंबई, मद्रास, यहाँ के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, ये लोग खुद ही हर जगह अपना कानून बनाते थे, मगर क्या किया गया, उस गवर्नर का नाम चेंज कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 में, और बंगाल का गवर्नर का नाम हटाकर इनको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और जो ये मुंबई, मद्रास से क्या किया हुआ, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, और गवर्नर जनरल के हाथ में पूरे भारत में कानून बनाने के लिए और साथ ही बजट बनाने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, भारत को प्रथम गवर्नर जनरल, जो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है,
लॉर्ड विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक के पास एक कार्यकारी परिषद था, उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में एक चौथा सदस्य और जोड़ा गया, और वह जो सदस्य जोड़ा गया वह विधि का सदस्य जोड़ा गया, लॉ का सदस्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद में जोड़ने का एक विशेष महत्व था, क्योंकि यह चार्टर अधिनियम में कही गई थी कि जो गवर्नर जनरल होगा वह पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक जैसी समान आपराधिक विधि क्रिमिनल लॉ का गठन करेगा। भारत की परिस्थिति के हिसाब से, भारत में जो जाति धर्म प्रथा के हिसाब से अंग्रेजी कानून बनाना था। ठीक है, और अपराधों को रोकना था, तो विधि का निर्माण करना था। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए चौथा सदस्य जोड़ा गया। प्रथम विधि सदस्य कौन बना? अगर आपसे पूछ लिया कि पहला लॉ मेंबर कौन बने, तो आप क्या कहोगे? विधि सदस्य जो पहले थे उनका नाम था मैकाले। क्या था दोस्तों? मैकाले। पूरे ब्रिटिश भारत के लिए समान आपराधिक विधि बनाने हेतु प्रथम विधि आयोग का क्या हुआ? गठन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम विधि आयोग में एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, ये जो विधि आयोग था उसमें कितने अध्यक्ष थे? एक अध्यक्ष और उनके सदस्य सहयोगी कितने थे? 3 अन्य सदस्य थे। और इसके 3 साल के लिए बनाया गया था। इसको कितने साल के लिए बनाया गया था? 3 साल के लिए। एक अध्यक्ष थे, 3 अन्य सदस्य थे, और इन विधि आयोग को सिर्फ लॉ कमीशन को कितने 3 समय के लिए? 3 साल के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछ ले, देखो दोस्तों एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, सब के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से आप पढ़ें, एकदम एक एक चीज़ को नोट करें, आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मैकाले थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया अन्य 3 सदस्य और थे, तो अन्य 3 सदस्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहला जो अन्य सदस्य थे, ठीक है, उनका नाम था J.M. मैकलॉयड। क्या नाम था दोस्तों? J.M. मैकलॉयड। ठीक है, यह 1853 में सेकेंड विधि आयोग के सदस्य भी रह गए। देखिए प्रथम विधि आयोग में ये थे, और ये सेकेंड विधि आयोग 3 साल बाद बना, तो उसमें भी ये सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, रहे उसके बाद भी रहे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी देखिए, दूसरा जो अन्य व्यक्ति था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था G.W. एडरसन। क्या था दोस्तों? G.W. एडरसन। और तीसरा जो अन्य व्यक्ति था उसका नाम था F. मिलेट। क्या नाम था दोस्तों? F. मिलेट। तो ये क्लियर हो गया कि एक अध्यक्ष था जिनका नाम मैकाले था। ठीक है, जो 3 अन्य सदस्य थे, पहले सदस्य थे J.M. मैकलॉयड, दूसरा थे G.W. एडरसन, और तीसरा थे M. मिलेट। ठीक है, F. मिलेट। क्लियर? विधि आयोग का गठन, पुराने कानून में क्या क्या, ये जो विधि आयोग का गठन किया गया था इसको क्यों किया गया? देखिए दोस्तों, पुराने कानून में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, उसकी सिफारिश के लिए, और नए नए क्या क्या कानून लाया जा सकता है, इस सब के बारे में सिफारिश करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ये जो 3 साल के लिए विधि आयोग बनाया गया था, इनका उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ पे कानून चल रहे थे उस कानून में क्या क्या कमी है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने बनाया वो ब्रिटेन का कानून था, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया था, मगर यहाँ अनेक प्रकार के जात धर्म वंश के लोग रहते हैं, तो यहाँ की सब चीज़ देख के कैसा कानून बनाया जाना चाहिए, क्या क्या बदलाव की जरूरत है, इनके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, आज़ादी के बाद विधि आयोग का गठन, देखिए हमने देखा आज़ादी से पहले जो बना। ठीक है, अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद, देखिए यही 2 इंपॉर्टेंट है, बीच में तो बहुत सारे बने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे जो पूछा जाएगा कि पहला विधि आयोग कब बना, जब आईपीसी बनी, तो पहला हमने बता दिया मैकाले के समय। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा कि आज़ादी के बाद विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए आपसे अगर पूछेगा कि आज़ादी के बाद विधि आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1955 में। कब हुआ था दोस्तों? 1955 में। ठीक है, और इसे MC सीतलवाड़ के समय। क्लियर? 21वां विधि आयोग चल रहा था,
जब ये आज़ाद हमें मिली, आज़ादी मिली, तो उसमें कैमा विधि आयोग चल रहा था? 21वां विधि आयोग जो था वो आज़ादी के बाद गठन किया गया। ठीक है, उस समय के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? BS चौहान। कौन थे अध्यक्ष? BS चौहान। 22वां जो विधि आयोग की फरवरी में घोषणा हो गया था, इसके अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी। ये जो 22वां जो विधि आयोग था उसको भी घोषणा, देखिए विधि आयोग का क्या होता है कि पहले ही घोषणा कर दिया जाता है, मगर इसमें क्या था, अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई थी। तो आपने देख लिया कि आज़ादी के बाद जो विधि आयोग बना, कब बना? 1955 में। कैमा विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग था। किसके समय में था? तो MC शीतलवाड़ के समय में। इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो BS चौहान थे। ठीक है, आज़ादी से पहले दोस्तों, अब देखते हैं आज़ादी से पहले दोस्तों IPC 1860 का ड्राफ्ट प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। बताया था ना 3 साल के लिए जो बनाए गए मैकाले के समय किया गया था। और इसमें भारत के परिस्थिति के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल जार कर्म, जैसे एडल्ट्री दंडनीय था भारत में, मगर इंग्लैंड में क्या था? दंडनीय नहीं था। तो यहाँ परिस्थिति के आधार पे यहाँ पे दंडनीय बनाया गया, वहाँ दंडनीय नहीं था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड विधि आयोग ने भी क्या भी सत्यापित किया, मतलब कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई। और उसके बाद क्या था, बांस पिकोक के अनुसार इसमें संपादन किया गया। ठीक है, दूसरे जो विधि आयोग बने। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय के परिषद लॉर्ड कैनिंग ने IPC को सहमति दे दिया। अब देखो दोस्तों, कब सहमति दी गई IPC को? 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय, उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय की परिषद थे, परिषद लॉर्ड कैनिंग ने IPC को सहमति दे दी, भारतीय दंड संहिता को सहमति दे दी। और सहमति कब मिला? तो 6 अक्टूबर 1860 को। और लागू कब हुआ भारत में दोस्तों? तो 1 जनवरी 1862 को। कब लागू हुआ? जनवरी 1862 को। ठीक है, और जनवरी 1862 को लागू हुआ। IPC 1860 लागू कर दी गई। देखिए 1860 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 1860 में बनके तैयार हो गया था, और लागू कब हुआ? तो 1862। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ इतना समझ लिया आपने। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, और ये हमारा 10वां लेक्चर था। 11वां लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि IPC 1860 का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसमें जो 23 अध्याय हैं उसको एक एक हर अध्याय में कैसे लिखा गया है, एक अध्याय में क्या बताया गया, 2 अध्याय में क्या बताया गया, 3 अध्याय में क्या बताया गया, इसके बारे में देखेंगे। और एक अध्याय जो IPC की अध्याय 1 परिचय के बारे में बताता है, धारा 1 से लेकर 5 तक के, ठीक है, उसके बारे में हम शुरू करेंगे। तो हमारा जो 11वां लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर अब स्टार्ट होने वाला है। धारा सेक्शन 1 से लेकर 511 की सीरीज कंटिन्यू आपको हर रोज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, और भी आपके लिए और भी सब्जेक्ट पे हम वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।